हेलो साथियों। तो यूपी ट्रिपल सी एएसओ के लिए जो है आज ये पहली क्लास होने वाली है और आज ये पहली क्लास जो है आपकी वन शॉट में ही जो है आपका पहला चैप्टर यानी कि जो आपका सांख्यिकी है ये पूरा का पूरा यहाँ पर जो है खल्लाश यानी कि कंप्लीट होने वाला है। और इतना ही नहीं, यहाँ पर इसकी मैं आपको सभी को जो है पूरी कंप्लीट फ्री शॉर्ट नोट्स भी आपको देने वाला हूँ, जिसमें सारे पॉइंट आपको 3D में दिए गए हैं और आप उस नोट्स से केवल देखकर जो है यहाँ पर सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेंगे और ये पूरी तरह से आपको कंप्लीटली फ्री मिलने वाली है। तो सबसे पहले तो आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अब आपको यहाँ पर जो है इसकी क्लासेस देखने को डेली मिलेंगी। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ नोट्स कैसे मिलेगी, तो नोट्स बिल्कुल फ्री मिलेगी। इसके लिए आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है हमारा ऐप एलवी क्लासेस। जब आप गूगल प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे एलवी क्लासेस तो ये ऐप मिल जाएगा, इसको आपको इंस्टॉल कर लेना है। और इंस्टॉल करने के बाद जब यहाँ पर आप रजिस्टर कर लेंगे तो यहाँ पर आपको एक सेक्शन मिलेगा गवर्नमेंट एग्जाम नोट्स का, यहाँ पर आपको क्लिक करना है। इसी में जितनी भी आपकी ये क्लासेस होंगी एएसओ की, इनकी पूरी फ्री जो है यहाँ पर आपको 3D नोट्स मिल जाएगी। ठीक है, तो चलिए ये आपको क्लास के अगले दिन जो है मिलेगी सभी को नोट्स, ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, तो आज सबसे पहले यहाँ पर जो पहला चैप्टर है यानी कि जो सांख्यिकी का परिचय यानी कि कार्य, क्षेत्र, सीमाएं, इसकी परिभाषाएं, इनसे संबंधित तो जो भी टॉपिक्स है, एक तो मैं आपको यहाँ पर जो भी टॉपिक बताऊंगा बहुत ही कम समय में पूरा कंप्लीट आपका रिवीजन हो जाएगा। यानी कि इस नोट से जो है आप 10 से 15 मिनट में पूरा चैप्टर आप बहुत अच्छे से यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे, एक एक टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्टैटिस्टिक की यानी कि सांख्यिकी की, तो इसकी उत्पत्ति यहाँ पर जो है किस शब्द से हुई है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आपके एग्जाम में। सबसे पहले तो लैटिन भाषा में याद रखिएगा, लैटिन भाषा में यहाँ पर जो आपका स्टैटिस्टिक दिया गया है ये आपका इंग्लिश भाषा का शब्द है। ये किस भाषा का शब्द है? आपका इंग्लिश यानी कि अंग्रेजी भाषा का शब्द है। और लैटिन भाषा में यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं? स्टेटस, ये याद रखेगा। लैटिन भाषा में इसे क्या बोला जाता है? स्टेटस बोला जाता है। इटालियन की बात करें तो इटालियन भाषा में इसे बोलते हैं स्टेटिस्टा, क्या बोला जाता है? स्टेटिस्टा बोला जाता है। और जर्मन शब्द की बात करें तो जर्मन में इसे जो है यहाँ पर स्टैटिस्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? स्टैटिस्टिक। सभी की स्पेलिंग याद रखिएगा यहाँ पर, इसमें आप सभी से गलती नहीं होनी चाहिए। तो मैंने क्या बता दिया, जो आपका सांख्यिकी शब्द है यानी कि जो स्टैटिस्टिक शब्द है आपका यहाँ पर लैटिन भाषा में, इटालियन भाषा में और जर्मन भाषा में किस प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है ये आपको पता होना चाहिए। और इन सभी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है राज्य। कहीं कहीं पर जो है पॉलिटिकल स्टेट मिल जाएगा यानी कि राजनीतिक राज्य भी इसका अर्थ मिल जाएगा, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, केवल राज्य लिखा हो या फिर पॉलिटिकल यानी कि यहाँ पर जो है राजनीतिक राज्य दिया गया हो तो भी आपको यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है सभी को। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो प्राचीन काल में सांख्यिकी को क्या बोला जाता था? इसे जो है राजाओं का विज्ञान यानी कि साइंस ऑफ किंग कहा जाता था। तो ये अब सभी को पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में सांख्यिकी को जो है यहाँ पर राजाओं का विज्ञान कहा जाता था। ये अब सभी को यहाँ पर अच्छे से पता होना चाहिए। ठीक है, ये तो हो गई इसकी बेसिक बातें। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है सांख्यिकी के जनक के बारे में, याद रखेगा गॉटफ्राइड एचेनवाल या कहीं कहीं पर एकेनवाल मिल जाएगा। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये नाम याद रखेगा गॉटफ्राइड। इनको जो है यहाँ पर सांख्यिकी का जन्मदाता यानी कि सांख्यिकी का जनक कहा जाता है। इन्होंने जो है 1749 में, कब? 1749 में जो है यहाँ पर क्या किया था? सांख्यिकी शब्द का जो है प्रयोग किया था सबसे पहली बार। तो इसीलिए यहाँ पर जो है गॉटफ्राइड एकेनवाल को जो है यहाँ पर सांख्यिकी का जन्मदाता माना जाता है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है, कभी कभी आपसे जो है विश्व स्तर पर सांख्यिकी के जनक पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? विश्व स्तर पर सांख्यिकी के जनक कौन है? तो विश्व स्तर पर सांख्यिकी के जनक जो है वो रोनाल्ड ए फिशर है। कौन है? रोनाल्ड ए फिशर। कभी कभी केवल आर ए फिशर लिख के आएगा। तो आधुनिक सांख्यिकी के जनक अगर आपसे पूछ लिया जाए किसकी बात होगी? अगर आपसे यहाँ पर आधुनिक सांख्यिकी के जनक, ठीक है, किसके? आधुनिक सांख्यिकी के जनक या फिर विश्व स्तर पर सांख्यिकी के जनक की बात होगी तो याद रखेगा रोनाल्ड ए फिशर हैं। और अगर यहाँ पर भारत में सांख्यिकी के जनक की बात होगी तो याद रखिएगा प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को जो है भारत में सांख्यिकी का जनक बोला जाता है। तो इन तीनों क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपसे केवल सांख्यिकी के जनक या जन्मदाता के बारे में पूछा जाएगा तो आप गॉटफ्राइड एकेनवाल को बताएंगे। आधुनिक या फिर विश्व स्तर पर सांख्यिकी के जनक की बात होगी तो रोनाल्ड ए फिशर को बताएंगे। और अगर भारत में सांख्यिकी के जनक की बात होगी तो प्रोफेसर पीसी महालनोबिस को जो है यहाँ पर भारतीय सांख्यिकी का जनक कहा जाता है।
इसके बाद आ जाइए, अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर सांख्यिकी शब्द का प्रयोग जो है हमेशा दो अर्थों में किया जाता है, यानी कि एक तो हमेशा इसकी परिभाषा एक वचन के रूप में और दूसरा यहाँ पर बहुवचन के रूप में इसकी परिभाषा दी जाती है। दोनों के लिए आपको एक एक शब्द याद रखना है। जब एक वचन की बात होगी तो याद रखेगा यहाँ पर हमेशा विज्ञान यानी कि साइंस और मैथड्स यानी कि विधि का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जब विज्ञान और विधियों की बात होगी तो इसका मतलब किसकी बात हो रही है, एक वचन में परिभाषा की बात हो रही है। और बहुवचन के लिए आपको याद रखना है आंकड़े, ठीक है, आंकड़े याद रख सकते हैं, डेटा याद रख सकते हैं या फिर आप समंक याद रख सकते हैं, ठीक है। तो जब भी आंकड़े, डेटा या समंक की बात होगी तो इसका मतलब यहाँ पर बहुवचन रूप में जो है सांख्यिकी के अर्थ की बात की जा रही है, ठीक है। तो यह जो है केवल संख्यात्मक तथ्यों को दर्शाता है। कौन? बहुवचन रूप, जो सांख्यिकी का बहुवचन रूप है ये यहाँ पर केवल और केवल जो है संख्यात्मक तथ्यों को प्रदर्शित करता है, ठीक है। इसमें अगर हम लोग बात करें तो रोजगार हो गया, जनसंख्या हो गई, इसके अलावा राष्ट्रीय आय के आंकड़े जो है ये सभी दर्शाए जाते हैं बहुवचन के रूप में, ठीक है। लेकिन अगर एक वचन में परिभाषा की बात होगी तो हमेशा याद रखिएगा साइंस यानी कि मेथड या फिर आप बोल सकते हैं विज्ञान या विधियों की बात होगी तो एक वचन के रूप में हमेशा की जाएगी इस यहाँ पर सांख्यिकी की बात, ठीक है। और यहाँ पर अगर सांख्यिकी के एक वचन के रूप में परिभाषा पूछ ली जाए तो याद रखेगा कि सांख्यिकी यहाँ पर जो है यानी कि जो सांख्यिकी है ये एक ऐसा विज्ञान है जो आंकड़ों के संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण और यहाँ पर जो है निर्वचन की विधियों के बारे में बताया जाता है। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। इसके अलावा जो है आपसे अलग अलग राइटर्स की परिभाषाएं पूछी जाती हैं, जैसे कि यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछी जाती है बाउले की, कि सांख्यिकी जो है वो गणना का विज्ञान है। ये परिभाषा किसने दी है? बाउले ने दी है। सांख्यिकी को जो है गणना का विज्ञान, ठीक है। कहीं कहीं पर जो है एवरेज की बात भी होगी। अगर एवरेज के विज्ञान की बात होगी यानी कि औसत का विज्ञान किसने कहा है तो भी याद रखिएगा किसने कहा है? बाउले ने कहा है। इसके यहाँ पर याद रखिएगा ये परिभाषा बाउले की नहीं बल्कि बॉडिंगटन की है। किसकी है? ये आप लोग याद रखिएगा, बॉडिंगटन की परिभाषा है। बॉडिंगटन ने क्या कहा यहाँ पर कि सांख्यिकी जो है ये अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। बाउले ने क्या बताया था? बाउले ने बताया था कि सांख्यिकी जो है ये गणना यानी कि गिनती यानी कि एवरेज का विज्ञान है। लेकिन जो बॉडिंगटन थे इन्होंने क्या बताया कि जो सांख्यिकी है ये अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। यहाँ पर सांख्यिकी जो है ये अनुमानों और संभावनाओं का विज्ञान है। ये किसने बताया था? तो ये बताया था बॉडिंगटन ने, ठीक है। इसके अलावा तीसरी परिभाषा जो है ये क्रॉक्सटन और काउडेन की है। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि जो सांख्यिकी है यानी कि जो संख्यात्मक तथ्य हैं इनको संग्रहण, प्रस्तुतिकरण, विश्लेषण तथा निर्वचन का विज्ञान कहा जाता है। तो ये आप लोग याद रखेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यूल तथा केंडाल की परिभाषा की तो इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया कि समंको, समंक का मतलब सभी लोग जानते हैं डेटा यानी कि आंकड़े, ठीक है। समंकों से तात्पर्य उन संख्यात्मक तथ्यों से है जो अनेक प्रकार के कारणों से जो है वो प्रभावित होते हैं। ये परिभाषा किसने दी थी? यूल तथा केंडाल ने दी थी। इसके अलावा वेबस्टर की बात की जाए तो वेबस्टर यहाँ पर याद रखिएगा, ठीक है। वेबस्टर ने क्या बताया कि समंक जो है यानी कि जो आंकड़े हैं वो एक राज्य की जनता की स्थिति से वर्गीकृत तथ्य होते हैं। क्या होते हैं वेबस्टर के अनुसार? कि समंक जो है वो एक राज्य की जनता की स्थिति से जो है वर्गीकृत तथ्य होते हैं। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा जो किंग ने परिभाषा दी, किंग ने क्या दिया कि सांख्यिकी जो है वो गणना अथवा अनुमानों के संग्रह, विश्लेषण द्वारा जो है वो परिणाम निकालने की एक रीति है यानी कि एक विधि है। इसके अलावा शेलिंगमैन के अनुसार अगर हम लोग परिभाषा की बात करें तो सांख्यिकी वह विज्ञान है जो समंकों के संकलन, वर्गीकरण, तुलना और साथ ही जो है यहाँ पर निर्वचन से संबंध रखता है। तो ये आप लोग याद रखेगा। इसके अलावा टिप्पेट की परिभाषा की बात करी तो टिप्पेट ने क्या बताया है कि सांख्यिकी जो है ये प्रत्येक व्यक्ति को प्रभावित करती है और जीवन का अभिन्न अंग है। तो यहाँ पर जितने भी आपके ये दिए गए हैं वैज्ञानिक, ठीक है, इन सभी की परिभाषाएं आपको याद रखना है क्योंकि इनसे डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। पेपर में डायरेक्ट आपसे पूछा जाएगा कि सांख्यिकी गणना का विज्ञान है, ये परिभाषा किसकी है, इस तरह से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। या फिर समंक एक राज्य की जनता की स्थिति से वर्गीकृत तथ्य हैं, ये परिभाषा किसने दी है, इस तरह से यहाँ पर डायरेक्ट इससे क्वेश्चन बनेंगे। तो ये आपको याद रखना है, अच्छे से इनको आपको तैयार करना है सभी को, ठीक है। इसके अलावा अब हम लोग सांख्यिकी के मुख्य भाग की बात करेंगे, ठीक है। तो सांख्यिकी की जो अगर भाग की बात करें तो इसको दो भागों में बांटा गया। एक तो इसकी सांख्यिकी विधियां हैं,
दूसरी इसकी व्यवहारिक विधियां हैं। और सांख्यिकी विधियां जो हैं यानी कि जो मेथड्स हैं, इनको दो तरह से यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। एक तो यहाँ पर जो है विवरणात्मक सांख्यिकी, और दूसरा यहाँ पर जो है वो निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग विवरणात्मक सांख्यिकी की बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें जो डेटा होता है इसको संक्षिप्त और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत किया जाता है, जैसे कि एवरेज के रूप में या फिर ग्राफ के रूप में, ठीक है। इसके अलावा निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी की अगर बात करें तो इसमें क्या होता है, इसमें छोटे सैंपल के आधार पर जो है यहाँ पर पूरी की पूरी पॉपुलेशन यानी कि समग्र का जो है अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। और अगर हम लोग व्यवहारिक सांख्यिकी की बात करें तो इसमें जो है यहाँ पर सिद्धांतों का वास्तविक जीवन, इसके अलावा व्यापार की समस्याओं में उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग डेटा टाइप की बात करें यानी कि आंकड़ों की बात करें, वैसे तो आप लोग प्राथमिक डेटा और द्वितीयक डेटा इसके बारे में जो आपका सेकंड चैप्टर है इसमें पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर बस केवल इतना समझ लीजिए कि प्राथमिक डेटा क्या है, जिससे आप खुद से तैयार करते हैं, यानी कि आपने कोई सर्वे किया और वहां से जो डेटा प्राप्त होगा वो आपका प्राथमिक डेटा होता है, ठीक है। जो अनुसंधानकर्ता द्वारा क्या होता है, पहली बार खुद से एकत्र किया जाता है, ओरिजिनल डेटा, ये आपका प्राथमिक डेटा कहलाता है, यानी कि प्राइमरी डेटा कहलाता है। और सेकेंडरी डेटा क्या होता है, जो पहले से कहीं उपलब्ध होता है, जैसे कि कोई सरकारी रिपोर्ट हो गई, कोई बुक हो गई, इनसे लिया गया जो डेटा होता है ये आपका द्वितीयक डेटा होता है, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको सेकंड चैप्टर में पूरा डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर जो सांख्यिकी विधियां अभी आपने पढ़ी हैं इसके कौन कौन से चरण होते हैं, तो सांख्यिकी विधियों के हमेशा याद रखेगा 4 चरण होते हैं। कौन कौन से, एक तो होता है आपका संकलन यानी कि कलेक्शन, दूसरा होता है प्रस्तुतिकरण यानी कि प्रेजेंटेशन, तीसरा होता है विश्लेषण यानी कि एनालिसिस, और चौथा होता है निर्वचन यानी कि यहाँ पर इंटरप्रिटेशन की बात हो रही है। तो संकलन में क्या होता है, यहाँ पर एक निश्चित उद्देश्य से जो है प्रारंभिक या फिर द्वितीयक आंकड़े जो है जमा यानी कि एकत्रित किए जाते हैं। प्रस्तुतिकरण में क्या होता है, जो भी डाटा यहाँ पर एकत्रित किया गया है उनको यहाँ पर जो है सारणी और ग्राफ के द्वारा जो है वो सरल बनाया जाता है। विश्लेषण में क्या होता है, यहाँ पर गणितीय विधियां जैसे कि आपका मीन हो गया, मीडियन हो गया, कोरिलेशन हो गया, ये सब आगे पढ़ेंगे आप, ठीक है। इनके द्वारा जो है आंकड़ों की गहराई की जांच होती है। निर्वचन यानी कि निष्कर्ष में क्या होता है, विश्लेषण के आधार पर अंतिम निष्कर्ष निकाला जाता है और इसी के आधार पर जो है भविष्यवाणी की जाती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर सांख्यिकी के कार्यों की, यानी कि सांख्यिकी के कौन कौन से कार्य हैं, तो सबसे पहला कार्य क्या है, जटिल तथ्यों को सरल बनाना, ठीक है। सबसे पहले आपको ये मुख्य पॉइंट याद रखने हैं, जटिल तथ्यों को क्या करता है, सरल बनाता है। दूसरा, तुलना करने में सहायक होता है। तीसरा क्या करता है, तथ्यों को निश्चितता प्रदान करता है, जो तथ्य होते हैं उनको निश्चितता प्रदान करता है। इसके अलावा नीति निर्धारण में भी सहायक होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कार्यों की, तो यहाँ पर और कौन कौन से कार्य होते हैं इसके, तो याद रखिएगा यहाँ पर इसके कार्य की आपको याद रखना है। एक तो भावी अनुमान लगाना, संबंधों का अध्ययन करना, परिकल्पनाओं का परीक्षण करना, ये सभी जो है सांख्यिकी के कार्य हैं। तो इनके ये मुख्य मुख्य पॉइंट आपको यहाँ पर अच्छे से पढ़ लेना है। तो सबसे पहले क्या बताया गया था आपको, जटिल तथ्यों को सरल बनाना, यानी कि जो बिखरे और विशाल आंकड़े होते हैं उनको औसत या फिर ग्राफ में बदलकर उसको आसान कर लिया जाता है, ठीक है। तुलना करने में सहायक जो सूचकांक होता है, जो इंडेक्स नंबर होते हैं, इनको प्रतिशत द्वारा जो है डेटा की तुलना की जाती है यहाँ पर, ठीक है। तथ्यों को निश्चितता प्रदान करना, जो अस्पष्ट विचार होते हैं इनको सटीक संख्याओं में जो है बताया जाता है। जैसे कि बहुत गर्मी है एक बोल दिया जाए शब्द, लेकिन अगर इसी को सटीक शब्द में बोल दिया जाए 45 डिग्री टेम्परेचर है, तो ये यहाँ पर निश्चितता इसको प्रदान कर दी गई, ठीक है। इसके अलावा नीति निर्धारण में ये सहायक होते हैं। नीति निर्धारण में सहायक का मतलब सरकार जो भी टैक्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट का होता है और कंपनियों का, ये योजनाएं बनाने के लिए यहाँ पर डेटा दिया जाता है नीति निर्धारण के लिए, ठीक है, आयात निर्यात में। इसके अलावा भावी अनुमान लगाना, टाइम सीरीज और ऐतिहासिक डेटा के आधार पर जो है भविष्य की बिक्री या फिर घटनाओं का जो है सटीक इसके द्वारा जो है वो भविष्यवाणी की जाती है। संबंधों का अध्ययन करना, यहाँ पर दो चरों के बीच जो है खर्च, बारिश, इन सभी का जो है यहाँ पर सह संबंध के द्वारा जो है इनको खोजा जाता है। परिकल्पनाओं का परीक्षण यहाँ पर किया जाता है, यानी कि वैज्ञानिक नियमों या फिर नई दवाओं के द्वारा जो है यहाँ पर टेस्ट और उनको वैल्यू के द्वारा जो है सिद्ध किया जाता है। तो ये जो है सांख्यिकी के मुख्य कार्य हैं। इन सभी सातों कार्यों को आपको अच्छे से तैयार करना है, ठीक है। अब इसके बाद मैं बात करूंगा यहाँ पर सांख्यिकी के उपयोग की, यानी कि सांख्यिकी का यूज कहाँ कहाँ पर होता है। ये किसकी बात हो रही है, यूज की बात हो रही है। तो सांख्यिकी के यूज की अगर बात करें जाए तो इसका यूज कहाँ होता है, इकोनॉमिक्स प्लानिंग में, यानी कि आर्थिक नियोजन में जो है आपका सांख्यिकी यूज किया जाता है। प्रशासन में यूज किया जाता है, व्यवसाय में यूज होता है यानी कि बिजनेस में, अर्थशास्त्र यानी कि इकोनॉमिक्स में यूज होता है। तो इन सभी में जो है आपका सांख्यिकी का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है।
इसके बारे में आप सभी को ये पता होना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, जो मुख्य मुख्य चीज़ें हैं वही मैं आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा सांख्यिकी की सीमाएं कौन कौन सी हैं, तो सबसे पहली सीमा क्या है, केवल संख्यात्मक अध्ययन, यानी कि यहाँ पर सांख्यिकी में केवल संख्यात्मक अध्ययन ही किया जा सकता है। यहाँ पर गुणात्मक तथ्य जैसे कि ईमानदारी, स्वास्थ्य, गरीबी, इन सभी का अध्ययन जो है वो नहीं किया जा सकता है। तो ये इसकी सीमा है कि यहाँ पर आप केवल जो है क्वांटिटेटिव यानी कि केवल और केवल संख्यात्मक अध्ययन ही कर सकते हैं। दूसरा, केवल समूहों का अध्ययन, यानी कि यहाँ पर जो सांख्यिकी होती है उस समूहों का ही अध्ययन करती है, ये किसी व्यक्तिगत इकाई पर लागू नहीं होती है, ये भी इसकी सीमा है। इसके अलावा यहाँ पर जो नियम होते हैं वो केवल एवरेज रूप में सत्य होते हैं, यानी कि औसत रूप में ही हमेशा नियम सही होते हैं। सांख्यिकी के नियम विज्ञान की तरह जो है वो 100% सटीक नहीं होते हैं, ये केवल दीर्घकाल में और एवरेज रूप में ही सत्य हो सकते हैं, ये याद रखिएगा। एकमात्र रीति नहीं, यानी कि ये जो है किसी भी समस्या के समाधान की एकमात्र विधि नहीं है सांख्यिकी, इसे अन्य विधियों के साथ भी जोड़ना चाहिए, ये आपको याद रखना है। इसके अलावा संदर्भ के बिना भ्रामक, अगर संदर्भ उपलब्ध नहीं है सही तो यहाँ पर जो निष्कर्ष मिलेंगे वो भ्रामक मिलेंगे, यानी कि बिना उचित संदर्भ और पृष्ठभूमि के जो सांख्यिकी के निष्कर्ष होंगे वो गलत हो सकते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके अलावा एक रूपता अनिवार्य, मतलब अगर आप किसी चीज़ की तुलना कर रहे हैं तो उसमें सजातीयता और एक रूपता जरूर होनी चाहिए। तुलना के लिए जो समंक दिए जाएंगे उसमें सजातीयता होना आवश्यक है, तभी आप दो यहाँ पर जो है समंकों की तुलना कर सकते हैं, अन्यथा तुलना नहीं कर पाएंगे, ये भी इसकी एक सीमा है। इसके अलावा विशेषज्ञों की आवश्यकता, यानी कि यहाँ पर ये किसकी सीमा ही है, क्योंकि अयोग्य व्यक्ति के हाथ में जो सांख्यिकी है ये एक खतरनाक औजार बन जाती है, यानी कि एक खतरनाक हथियार बन जाती है, तो ये आपको याद रखना है यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर सांख्यिकी के प्रति अविश्वास की बात की जाए। सांख्यिकी पर के प्रति जो है अविश्वास क्यों है, तो सांख्यिकी को जो है अक्सर जो है यहाँ पर झूठ का पुलिंदा बोला जाता है। क्या बोला जाता है, झूठ का पुलिंदा कहा जाता है। और ये किसने कहा था, तो ये कहा था डिज़रायली ने। और डिज़रायली के अनुसार जो झूठ होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, एक झूठ, दूसरा सफेद झूठ और तीसरा सांख्यिकी, तो ये आपको याद रखना है। यहाँ पर डॉक्टर बाउले ने जो है डेटा को अपनी मर्जी का बुलवाने को मिथ्या सांख्यिकी तर्क और डेटा को टॉर्चर करना कहा है, तो ये सभी यहाँ पर इस पर अविश्वास के कारण हैं। और इसके दुरुपयोग के प्रमुख कारण और प्रकार क्या हैं, सबसे पहला तो जनसाधारण की अज्ञानता, यानी कि जो जनता है उसको सही ज्ञान नहीं है, सांख्यिकी की सीमाओं की उपेक्षा यहाँ पर। इसके अलावा अनुपयुक्त तुलना, यानी कि यहाँ पर जो है सही तरीके से तुलना न करना किसी चीज़ की, जानबूझकर किया गया है, फिर कोई डेटा है उसको पहले से मैनिपुलेट कर दिया जाए तो भी यहाँ पर इसके प्रति अविश्वास होगा। इसके अलावा अप्रतिनिधि सामग्री यहाँ पर, ठीक है, इसका प्रयोग करना, तो इन सभी के कारण जो है यहाँ पर ये आपको याद रखना है, ठीक है। इन सभी की समस्याओं के कारण ही जो है यहाँ पर ऐसा होता है। इसके बाद आ जाइए, अब यहाँ पर जो है हम लोग एक बार जो है अल्ट्रा शॉर्ट रिवीजन करेंगे बहुत ही फास्ट तरीके से, कुछ मुख्य मुख्य पॉइंट। सबसे पहले सांख्यिकी को जो है लैटिन भाषा में क्या कहा जाता था, स्टेटस, और जर्मन भाषा में इसे बोलते थे स्टैटिक, मैंने आप सभी को पढ़ाया। सांख्यिकी के जन्मदाता मैंने आपको बताया गॉटफ्राइड एकेनवाल को बोला जाता है, और इन्होंने सबसे पहली बार जो है 1749 में जो है सांख्यिकी शब्द का प्रयोग किया था। विश्व स्तर पर सांख्यिकी जनक जो है कौन है, वो आर.ए. फिशर हैं, यानी कि रोनाल्ड ए फिशर हैं। और भारतीय सांख्यिकी का जनक किसे कहा जाता है, पीसी महालनोबिस जी को बोला जाता है। बहुवचन के रूप में मैंने बताया था क्या बोलते हैं, आंकड़े बोलते हैं, डेटा बोलते हैं या फिर समंक बोलते हैं। और एक वचन के रूप में इसे विज्ञान विधियां यानी कि साइंस या फिर मेथड बोला जाता है। इसके अलावा सांख्यिकी व्यक्तिगत इकाई नहीं बल्कि समूहों का अध्ययन करती है। अभी मैंने बताया कि सांख्यिकी में जो है किसी व्यक्तिगत इकाई का यूज नहीं होता है, यहाँ पर जो भी मेथड होते हैं वो समूहों में ही होते हैं। सांख्यिकी केवल संख्यात्मक डेटा का मापन करती है, ये भी आपको बताया गया है कि ये गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन नहीं करती है। सांख्यिकी के निष्कर्ष जो होते हैं वो 100% सटीक नहीं होते हैं, ये केवल एवरेज रूप में ही सत्य हो सकते हैं। सांख्यिकी के यहाँ पर आपको 4 चरण बताए गए हैं, संकलन बताया गया, प्रस्तुतिकरण बताया गया, विश्लेषण बताया गया, निर्वचन बताया गया। तो ये यहाँ पर जो है इसके मुख्य पॉइंट हैं जो आप सभी को यहाँ पर याद रखना है, इनमें आप सभी को कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। इसके अलावा मैंने प्राथमिक डेटा को बताया जो ओरिजिनल होता है, जो आप सर्वे करके प्राप्त होते हैं। द्वितीयक डेटा जो पहले से प्रकाशित है किसी बुक से या इंटरनेट से आप प्राप्त करते हैं, ठीक है। इसके अलावा विवरणात्मक सांख्यिकी डेटा को छोटा करती है, और निष्कर्षणात्मक सांख्यिकी जो होती है ये पॉपुलेशन का अनुमान लगाती है। डिज़रायली के अनुसार बताया गया कि सांख्यिकी को जो है यहाँ पर 3rd डिग्री यानी कि झूठ का पुलिंदा कहा जाता है, और अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर जो है वो सांख्यिकी को कहा जाता है। सांख्यिकी को जो है
अर्थव्यवस्था का बैरोमीटर बोला जाता है। और यहाँ पर मैंने बताया था कि तुलना के लिए जो है आंकड़ों में सजातीयता होना आवश्यक है, यानी कि एक रूपता का होना आवश्यक है, तभी यहाँ पर जो है आप आंकड़ों की तुलना कर सकते हैं, नहीं तो आप आंकड़ों की तुलना जो है यहाँ पर नहीं कर पाएंगे। तो ये आप सभी को यहाँ पर याद रखना है। तो यहाँ पर मैंने बहुत ही कम समय में आपको पूरा चैप्टर रिवाइज करा दिया है। अब इसकी पीडीएफ के लिए आप सभी लोग ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए और यहाँ पर गवर्नमेंट एग्जाम नोट्स वाले ऑप्शन में जो है इसकी पीडीएफ आप सभी को कल तक देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बाकी सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिएगा। धन्यवाद।